स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें का अपडेट तो लाते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, साथ ही भाविक पटेल हैं हमारे साथ, और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों की, जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। गोल्ड की बात करें तो 50,000 के अहम लेवल के नीचे एमसीएक्स पर भाव आ चुका है। मजबूत डॉलर इंडेक्स से, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी है, 110 के आसपास चला गया है, उसका दबाव यहाँ पर गोल्ड पर दिख रहा है। $1700 के आसपास कॉमिक्स पर भाव है। चांदी में भी कमजोरी, हालांकि यहाँ पर गिरावट कम है। 57,000 के नीचे एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। करीब करीब 150 रुपए की कमजोरी यहाँ दिख रही है। क्रूड को लेकर अब दोनों तरह की खबरें। एक तो खपत बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। चाइना में लॉकडाउन में अब राहत मिल रही है, वहाँ के बड़े एक मेगा सिटी में लॉकडाउन को ईज किया जा रहा है। दूसरी तरफ ऑयल गैस से ऑयल की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी चल रही पूरे यूरोप में। तो ये एक अहम खबर है क्रूड को लेकर। नेचुरल गैस की मांग बढ़ने का अनुमान है और उसी से यहाँ पर तेजी है। 720 के आसपास एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। आज बेस मेटल्स में सभी काउंटर मजबूत है। सबसे ज्यादा जिंक और एल्युमिनियम में तेजी दिख रही है। कॉपर 650 के ऊपर है, यहाँ पर भी आधे % तक की तेजी है। 180 के ऊपर लेड भी कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर दबाव बरकरार है 960 के आसपास एमसीएक्स पर। सिंथेटिक सप्लाई लगातार जारी है मेंथा की। कॉटन बुआई के जो नंबर है वो पिछले साल से 7.5% तक ज़्यादा हैं। इससे भाव पर दबाव है और नए सीजन की अराइवल भी शुरू होने वाली है। एमसीएक्स पर 34,800 रुपये के नीचे भी भाव आ गया है। हल्दी शॉर्ट कवरिंग से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। 7,300 रुपये के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे में भी हल्की तेजी है, लेकिन एग्री मार्केट में आज सबसे ज़्यादा रफ्तार है ग्वार सीड और ग्वारगम में। ग्वारगम का अक्टूबर का वायदा और नवंबर का वायदा 10,200 रुपये तक पहुंच चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है 50,000 के नीचे क्या गोल्ड सही लेवल है खरीदारी करने के लिए? 50,000 के नीचे गोल्ड सही लेवल है खरीदारी करने के लिए। लंबी अवधि के लिए 2 या 3 महीने बाद लंबी तेजी हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, यूएस में, यूके में, सब जगह पे कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो जो इन्फ्लेशन नीचे आया अभी तक, वो एनर्जी प्राइसेस के कारण नीचे आया है मेनली। अभी वहां पे एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में आ गए तो प्रोसेस्ड फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स के पास यूएस, यूरोप, ये सब जगह पे कोई चारा नहीं है। इनको एग्रेसिव रेट हाइक करना होगा। सो अभी यूएस में तो नेक्स्ट हफ्ते जो रेट हाइक होने वाला है उसमें बात है 100 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक होगा। तो ये सब देखते हुए नियर टर्म में दबाव रह सकता है, बट ये सब इंडिकेट करता है कि आगे जाके इकोनॉमीज खराब होने वाली है, और अगर इकोनॉमीज खराब होगी तो गोल्ड चलेगा। सो नियर टर्म में शायद $1,680 भी टेस्ट कर सकता है, बट मैं एकदम इमीडिएट बेसिस के लिए बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, यानी 50,000 के नीचे लंबी अवधि के निवेशक खरीदे, क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी और उसका खामियाजा इकोनॉमी को भुगतना होगा। ग्रोथ की रफ्तार कम होगी और इससे फायदा आगे चलकर गोल्ड को मिलेगा। तो लंबी अवधि के निवेशक खरीदे। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी हैं, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट से। सर, स्वागत है आपका। सर, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड 50,000 के नीचे खरीदना चाहिए निवेशकों को यहाँ पर? देखिए, जैसे कुणाल जी ने बताया कि गोल्ड ये लेवल पे एक अच्छा बाय है, मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। अगर आप खाली एक स्मॉल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक डिप आ सकता है, जो हम सोच रहे थे अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1680 का अटेम्प्ट वो लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, या उसे थोड़ा नीचे आए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मगर मेरे हिसाब से इस लेवल पे खरीद के चलने में, जिनका 1 साल का भी अभी रहेगा, तो बेस्ट बाय तो हो ही नहीं सकता है। मगर आपको जब भी अगर आपका 100 रुपये का बाय करना है गोल्ड, तो 20% अभी कर लीजिए, बाकी एक चांस ले लीजिए। जैसे कुणाल जी समझा रहे थे कि एक रेट हाइक खाएगी तभी एक मेजर करेक्शन आ सकता है, तभी बाकी का बाइंग आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। और चांदी को लेकर आपको क्या लग रहा है सर? चांदी में हालांकि आज उतनी गिरावट दिख नहीं रही है, 57,000 के आसपास भाव है। इन स्तरों पर चांदी कैसी लग रही है आपको? देखिए, चांदी में मैं बोलूंगा थोड़ा साइड पे रहिए, क्योंकि एक करेक्शन आ सकता है गोल्ड के पीछे पीछे।
तो तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मीन्स एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। ये तो ये लेवल पे मुझे बाइंग इतना स्ट्रांगली नहीं लग रहा है। चांदी में मैं मंदी में नहीं हूँ, मगर इमीडिएट करेक्शंस का चांसेस थोड़े बहुत है। तो चांदी में अगर आप ले तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टेक्स प्रॉफिट लेके रहिए, नहीं तो चांदी में थोड़े टाइम के लिए साइडवेज पे रहिए, और जब भी एक करेक्शन आए तभी एंटर करके तो भी स्ट्रिक्ट प्रॉफिट उसमें रखिए। चांदी की वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी इस माहौल में, तो वो एक मोमेंट को ध्यान रख के अपने को काम करना पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया Thank you. हमें। शुक्रिया सर। चलिए अब मनोज जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या कहां पर खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं? नमस्कार विश्वमोहन जी। जहाँ तक सोने का सवाल है, तो जैसा कुणाल ने बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बेड शेप में जा रही है। कल जो फिच रेटिंग की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान आए थे वो भी 2022-23 के लिए घटाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सोने की जो सेफ हेवन डिमांड है वो फिर जो है बढ़ने वाली आने वाले समय में। एक थोड़ा सा चिंता जो है फेड के रेट हाइक को लेकर के है, तो शायद ये जो नेक्स्ट वीक में रेट हाइक होने वाला है उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। सोने का जहां तक सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में $1680 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी भी बने हुए हैं, और वो लेवल के आसपास फिर यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 49,500 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। तो किसी को अगर बाइंग करना है तो वो लेवल बेहतरीन होंगे बाइंग के लिहाज से। लेकिन लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो बिल्कुल स्ट्रेगर्ड वे में जो है यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आगे अच्छी बढ़त की उम्मीद जो है यहाँ पे सोने में फिर देखने को मिल सकती है। तो सोना लंबी अवधि के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में एक दायरे में रह सकता है, लेकिन 49,500 यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे हमने एक बड़े करेक्शन के बाद निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी चांदी में आते हुए देखी है, और जो रेजिस्टेंस लेवल बन गए थे $18.84 के इंटरनेशनल मार्केट में, अब उसके ऊपर जो है चांदी सस्टेन हो रही है। तो अभी सोने के मुकाबले चांदी यहाँ पे बेहतर बाय लगती है। अगर इंट्राडे के लिहाज से भी देखें तो 56,500 काफी अच्छे स्तर रहेंगे बाइंग के लिहाज से, तो वहां खरीदारी कर सकते हैं 55,900 के स्टॉप लॉस से। फिर एक बार जो है 57,400 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर थोड़ी सी लंबी अवधि की बात करूं तो मेरा मानना है कि 59,000 तक के लेवल्स भी जो है सिल्वर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो सोने के मुकाबले अभी चांदी यहाँ ज्यादा बेहतर जो है बाइंग लग रही है। ओके, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे भाविक? देखिए, आई थिंक इंट्राडे में अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। हालांकि जैसे दूसरे लोग ने बताया कि अगर हम देखें तो कॉमेक्स में गोल्ड जब जब भी 1680 के करीब आता है तो वहाँ पे बाइंग आ जाता है, और एमसीएक्स में अगर देखें तो 49,500 से 49,200 के करीब एक अच्छा सपोर्ट है। बट शॉर्ट टर्म में अगर आज भी देखें तो डॉलर इंडेक्स प्लस है। कल जो यूएस का पीपीआई का डेटा आया वो हालांकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुमान आया, फिर भी अगर हम सोने में देखें तो फॉलोअप सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है, और 1700 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अराउंड 1686 680 के करीब आता है तो वहाँ से थोड़ा उछाल आ सकता है। पर आज के दिन आई थिंक अभी भी शॉर्ट में ही बने रहना चाहिए फ्रॉम इंट्राडे पर्पस। तो गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा उछाल आता है 49,900 के करीब तो 49,600 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, और इंट्राडे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,100 का। और जैसे कुणाल जी ने भी बताया कि आई थिंक अराउंड 49,500 से 49,000 के करीब अगर आता है और किसी का एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू है तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पर्पस के लिए आज के दिन सेल का ही मेरा व्यू है। चलिए अब गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात करते हैं कच्चे तेल की। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड है, $94 के आसपास ही क्रूड का मार्केट घूम रहा है। एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो 7,050 के आसपास 1% नीचे है। जिस तरह की खबरें हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उनको लग रहा है कि गैस से ऑयल में जो स्विच करने वाले हैं उससे औसतन 7 लाख बैरल रोजाना खपत बढ़ सकती है, और ये जो खपत बढ़ेगी ये अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच बढ़ सकती है। और इसके अलावा चीन को लेकर खबर है कि वहाँ के एक मेगा सिटी में लॉकडाउन वहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। तीसरी खबर है यूएस को लेकर, जहाँ पर लेबर डिस्प्यूट की वजह से शिपमेंट में दिक्कत हो रही है और उत्पादन भी इस वजह से कई ऑयल एंड गैस कंपनियों ने कम कर दिया। इन खबरों के बीच में क्या कुणाल जी आपको लग रहा है क्रूड में फिर से बड़ी तेजी आ सकती है और ब्रेंट वापस से $100 के ऊपर जा सकता है? आई थिंक क्रूड में बड़ी तेजी के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा वो
यूरोप के रशिया यूरोप में ऑयल भेजना बंद कर दे। सो ऑलरेडी रशिया थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट 2 महीने से जो न्यूज़ आ रहे हैं ऑयल प्राइस पे कैप डालने की बात है, रशिया इज़ नॉट टेकिंग इट पॉजिटिवली, और उन्होंने रीट्रेट किया है कि अगर कोई भी ऐसा स्टेप यूरोप लेता है तो वो ऑयल की सप्लाई बंद कर डालेगी टोटल। सो बहुत ही अनसर्टनिटी है, बट जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ख़राब है, मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ी तेज़ी होगी क्रूड में इमीडिएटली। 7,070-80 के आसपास मैं बेचना प्रीफर करूँगा। स्टॉप लॉस रखूँगा मैं 7,150 का, और टारगेट में रखूँगा 6,920 का। ओके भाविक, आपको क्या लग रहा है? 7,050 के आसपास है करंट लेवल पे, क्या करना चाहिए एमसीएक्स क्रूड में? जी, मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो कल का जो 7158 का हाई है वही स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 6950 से 6900 का। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है, बट मुझे ज़्यादा करेक्शन भी नहीं लग रही है, क्योंकि ओपेक प्लस है। उन्होंने नहीं बोला है कि 3.1 मिलियन बैरल्स पर डे जो डिमांड है वो बढ़ सकती है रेस्ट ऑफ द ईयर। और अगर रशिया जो बंद कर देता है ऑयल, तो 2.1 मिलियन बैरल्स जो है वो कम हो जाएगा यूरोप के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउनसाइड भी लिमिटेड है और अपसाइड भी लिमिटेड है, क्योंकि आगे जाके भी थोड़ा रिसेशन आने वाला है डिमांड डिस्ट्रक्शन से। मुझे लग रहा है कि क्रूड एक ब्रॉड रेंज में ही ट्रेड करेगा। मेजर डाउनसाइड नहीं दिख रही है, या तो मेजर अपसाइड नहीं दिख रही है। इंट्राडे पर्पस से 7150 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके मनोज जी, आपका व्यू क्रूड पर? बिल्कुल, यहाँ दायरे में ट्रेड बना रहेगा, लेकिन मेरा काउंटर कॉल रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने की सलाह रहेगी। अगर थोड़ा सा डीप मिलता है 6950, तो वहाँ इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं 6850 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य 7120 का रख सकते हैं। एक दायरे में कीमतें बनी रहेगी, लोअर लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। ओके एनजी पर कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? आज अच्छी तेजी एमसीएक्स पर फिर से दिख रही है, 720 के ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक गैस में ये जो बाइंग है वो आज कंटिन्यू रह सकती है। जो हिसाब से कल हमने बाइंग देखा था 710 के आसपास बाय करना चाहिए 698 के स्टॉप लॉस के साथ। 730-35 में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आज चौतरफा तेजी दिख रही है। मनोज जी, आपकी टॉप पिक कोई एल्युमिनियम और जिंक में? या बेस में हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी कि यहाँ जिंक की जो कीमतें हैं वो 292 के आसपास बार बार रुकती हुई दिख रही है। आज भी हमने देखा है कि 291 के आसपास के हाईज होने के बाद फिर यहाँ करेक्शंस जो आती हुई नजर आई है। तो अगर थोड़ा उछाल आता है 290-92 की रेंज में, तो वहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए 296 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 286-285 तक के भी जो लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। तो बढ़त में यहाँ बेचना जो है वो उसकी सलाह रहेगी जिंक में। भाविक, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? जी, मेरी टॉपिक कॉपर रहेगी, क्योंकि कॉपर कल भी अगर देखें तो सारे जिंक या एल्यूमिनियम है उसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई थी, बट कॉपर में नहीं आई थी। तो वो भी अभी भी वीक ही लग रहा है। तो कॉपर जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 653-50 के करीब आता है, तो शॉर्ट कर सकते हैं 647 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 659 का। कुणाल जी, आपकी टॉपिक मेटल में? मेरा भी कॉपर ही लग रहा है। मुझे कॉपर कमज़ोर लग रहा है। मुझे कॉपर आप मौजूदा स्तर पे बेच सकते हो 650 के आसपास, 642 के टारगेट्स के लिए, और 653-80 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। करेंसी मार्केट पर कुणाल जी, आपका व्यू क्या है? आई थिंक इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अभी बढ़ रहा है, बट मैसिव इंटरवेंशन बाय आवर सेंट्रल बैंक, उसके कारण रुपी होल्ड कर रहा है। बट आई थिंक 80 एक बार टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में रुपी, ऐसा लग रहा है। ओके चलिए, नॉन एग्री के बाद अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। और एग्री मार्केट में सबसे ज़्यादा रफ्तार आज ग्वार कीमतों में दिख रही है। ग्वारगम का अक्टूबर का वायदा 10,000 के ऊपर जा चुका है। नवंबर का वायदा 10,200 के ऊपर है। हालांकि हाजिर के जो रेट है उससे काफ़ी ऊपर है, प्रीमियम पर चल रहा है। 9,700 के आसपास ज़्यादातर हाजिर के औसत भाव चल रहे हैं, और ग्वार सीड भी हाजिर के भाव से काफ़ी ऊपर आ गया है, 5,200 के ऊपर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब है। सर, ग्राउंड पर क्या स्थिति है फसल को लेकर? क्या उत्पादन इस साल बम्पर रहेंगे, या मॉनसून की जो रफ्तार थी उसमें जो ब्रेक लगी है उसका असर होगा, और उत्पादन जो पहले जो अनुमान था उससे कम रह सकता है, और इसका क्या असर यील्ड पर भी होने वाला है? शायद पुखराज जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, वापस से उनके पास जाएंगे। मनोज जी, आपका व्यू ग्वार पर क्या लग रहा है? ग्वार में क्या ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है क्या इन स्तरों पर?
ग्वार में विश्व मोहन जी हमने निचले स्तरों से रिकवरी आते हुए देखी है। साफ तौर पर यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। दूसरा, जिस तरह से जो रेन जो फॉल है उसमें डिले हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो है जो अनुमान लगाया जा रहा था क्रॉप में, फिर ये खबरें निकल कर आई कि वहां पे जो उत्पादन है वो पुराने अनुमान से थोड़ा कम रह सकता है, तो कीमतों में सपोर्ट देखने को मिले थे। तो एक अच्छी रिकवरी हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी है, लेकिन वर्तमान लेवल्स पर यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि ग्वारगम अक्टूबर वायदा में 10,100 10,200 ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। लेकिन कहीं भी अगर गिरावट आती है 9,800 से 650 के दायरे में, तो वहां ग्वारगम में जो है बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो वर्तमान लेवल पे लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली करें, थोड़े डिप का वेट करें, लोअर लेवल्स पर फिर एक बार बाइंग की जा सकती है। हमारे साथ पुखराज जी भी है। पुखराज जी, ग्राउंड के क्या हालात है? जिस तरह से मानसून की रफ्तार थी राजस्थान में शुरुआती दिनों में, क्या उस रफ्तार पर अब ब्रेक लगी है? इससे क्या उत्पादन पर असर होगा और आप लोगों का क्या एस्टिमेट है अभी? देखिए विश्व मोहन जी, जिस तरह से पहले मानसून की बरसातें हुई, बहुत अच्छी बरसातें हुई राजस्थान के अंदर, और परसेंटेज वाइज भी बहुत अच्छी हुई। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान जो ग्वार का बेल्ट है वहां भी अच्छी बारिश हुई। अच्छी बारिश की चलते अच्छी बिजाई भी हुई। अच्छी बिजाई के बाद में फसल भी बहुत अच्छी खासी दिख रही थी। पर अभी पिछले 15-20 दिनों से कम बारिश और 38-40%, 42% ये जो गर्मी पड़ी है, उस गर्मी से 20-25% फसल का नुकसान भी हुआ है। पर इतना नुकसान होने के बावजूद भी फसल पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि बिजाई भी अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हुई है विश्व मोहन जी। वैसे इसकी जो उपज का मैटर है वो 2 अक्टूबर की जैसे हमारी सेमिनार है उसमें हम लोग फाइनल अपना अपना व्यू सभी लोग देंगे। जो अभी तक मानना है कि फसल ठीक आएगी, पर बोरियों की संख्या या क्विंटल में बताना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक भी फाल लग रहा है और अराइवल आने में भी 1 महीना 1.5 महीना बाकी है। तो इस 1-1.5 महीने के दौरान अराइवल जो नहीं आएगी उसके चलते भी भाव बढ़े हैं और कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पे हुई है। तो विश्व मोहन जी, कुल मिलाकर बाजार का हाल ये है कि इसमें कोई अभी लंबी चौड़ी खास बात नहीं है। आगे जाकर डिमांड और सप्लाई जैसी बनेगी उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। जी विश्व मोहन जी। ओके, अभी मौजूदा स्थिति क्या है सर? अराइवल वगैरह की, एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की है? देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। 28 से 30 हजार टन की मंथली एक्सपोर्ट डिमांड है। जहां तक अराइवल की बात है, अराइवल में अभी 1 महीने की देरी है। अभी 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इसकी अराइवल शुरू होगी। अभी जो मंडियों में छुटपुट गुवार आ रहा है, कहीं 15 बोरी, कहीं 20 बोरी, कहीं 6 बोरी, कहीं 35 बोरी, तो वो जो पहले काट लिया गया है या जो बरसात से पहले खराब हो गया था, वो गवार आ रहा है। अभी अराइवल का समय नहीं हुआ है, अराइवल में थोड़ा टाइम लगेगा विश्व मोहन जी। जैसे अराइवल मिलेगी उस समय इसके भाव है वो निश्चित अपनी जगह पे आते जाएंगे। ओके सर, अब आपसे एक सवाल होगा स्पॉट को लेकर। स्पॉट के भाव और यहाँ पर जो वायदा के भाव है, काफ़ी प्रीमियम पर पहुँच गए वायदा में भाव, तो ऐसे में लग रहा है कि ये आपको टिकाऊ दिख रहा है, क्योंकि 400-500 रुपये के आसपास का गैप, 500 के आसपास का गैप हाजिर से हो गया है ग्वारगम में, और करीब करीब 200 से 300 रुपये का गैप हो गया है हाजिर से ग्वार सीड में भी। तो क्या इस रफ्तार पर ब्रेक लगेगी और सही रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है वायदा भाव में? हाजिर को सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अभी? नहीं, वायदा भाव में सही रिफ्लेक्ट नहीं आने का कारण है इसके वॉल्यूम का कमजोर होना। इतना कमजोर वॉल्यूम है कि इसमें 400-500 गाड़ी में ही अच्छी खासी 200 रुपए की, 250 रुपए की तेजी मंदी आ जाती है। तो उस करके अभी वायदा इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वायदा तब रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा जब अराइवल आने लग जाएगी, माल का प्रेशर आएगा, माल हेजिंग में जाएगा, हेजर इसके अंदर आएंगे, उस समय पता लगेगा। अभी तो अफवाहों के आधार पे बाजार ज्यादा चलता है। ग्वार हॉट कमोडिटी है। राजस्थान के सभी सोशल मीडिया पे ग्वार पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत तरह की खबरें चल रही है, जिसमें से अधिकतम आप अफवाहें मात्र भी कह सकते हैं। तो ये हॉट कमोडिटी बनी है, तो इसका अभी जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। और जहां तक सप्लाई की बात, जैसे आपने एक्सपोर्ट का पूछा, तो एक्सपोर्ट पिछले साल भी लगभग अच्छा रहा था। उम्मीद है कि इस साल भी एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा। तो इसकी तेजी मंदी बाद में तय होगी जब इसके एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे नए सिरे से और नए ग्वार की अराइवल शुरू होगी, तब ये स्टेबल होगा, तब इसके भाव रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, यानी प्री मेच्योर है अभी कहना कि किस तरह के उत्पादन के नंबर रह सकते हैं, और जो वायदा के भाव है इसलिए कि वॉल्यूम कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है, उस वजह से यहाँ पर भाव
आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं और वो सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है कि हाजिर की स्थिति को सही नहीं दर्शा रहा है। और यही दिक्कत है पूरे ही एग्री वायदा को लेकर, जिससे कई बार बैन की स्थिति भी बनती है, बेवजह के उतार चढ़ाव, फंडामेंटल से विपरीत चाल, और यही वजह है कि सरकार को भी फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए कि जब भी अब नए तरीके से वायदा जब भी आए, एग्री वायदा जहाँ पर बैन भी हो चुका है, वो अगर वापस से री एंट्री होती है तो सभी पार्टिसिपेशन की ज़्यादा वॉल्यूम के साथ भागीदारी हो, जो डेप्थ हो मार्केट का, तब बाजार में इस तरह के वायदा टिक पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बाकी एग्री कमोडिटी की बात कर लेते हैं। मसालों की बात करें तो हल्दी में वापस से धीरे धीरे तेजी आ रही है, शॉर्ट कवरिंग का नतीजा है यहाँ पर। मनोज जी, क्या लग रहा है हल्दी में क्या हो रहा है? हल्दी में तेजी ये टिकेगी क्या? बिल्कुल, ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने लगभग 11,000 के स्तर से ये हल्दी को 7,000 तक फिसलते हुए देखा था। अब लोअर लेवल्स पर यहाँ एक बार्गेन बाइंग भी देखने को मिल रही है, तो मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है 7,500 तक। आज यहाँ अक्टूबर वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी 7,320 के स्तर पर। 7,260 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 7,460, 7,470 तक के जो लक्ष्य है वो रखे जा सकते हैं। जीरे में आपका क्या टारगेट है भाभी? मुझे लग रहा है कि जीरा में कहीं ना कहीं 25,900 के लेवल आज दिख सकते हैं, क्योंकि जीरा के फंडामेंटल भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो टर्की है, सीरिया है, जहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे थे वो पे इस बार यील्ड कम है। इनफैक्ट वो भी हमारे वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, तो इस बार एक्सपोर्ट अच्छे है और इस बार यील्ड जो है हमारी वो भी कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं 25,900 के टारगेट के लिए, और 25,450 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शुक्रिया भाविक आपका, मनोज जी आपका, और कुणाल जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए।